अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। ख़वातीन हज़रात, नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम होगा उस वक्त तक बजट आ चुका होगा, तो इस प्रोग्राम में हमने दावत दी है बिजनेस रिकॉर्डर के रिपोर्टर्स को, ताकि वो प्रोजेक्ट कर सकें कि क्या उनका ख्याल में बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस क्या बजट के कंपोनेंट्स होंगे। जैसा कि हम सब जान चुके हैं, बहुत सारी जो डिसीजंस ली गई थी ऑन 28 फरवरी विच वर कंसिडर्ड टू बी पॉलिटिकल डिसीजंस, रिलीफ पैकेजेस थे, उसको अब कोई मेरे ख्याल में 5-6 हफ्ते बाद रिवर्सल हो रहा है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है दैट्स अ मेजर इशू। क्या ये इन्फ्लेशन रहेगी इसी लेवल पे कि बढ़ने का खदशा है, इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। बट आई वांट टू स्टार्ट विद ज़हीर अब्बासी साहब जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करते हैं, उनसे हम पूछेंगे कि क्या व्हाट डज ही थिंक अबाउट द फ्यूचर पॉलिसीज ऑफ दिस गवर्नमेंट। जी अब्बासी साहब। पहले जो थी, इससे पहले जो 6% हमने ग्रोथ भी हासिल की है, बड़ी अच्छी चीज थी इस साल की, लेकिन वो टोटली बेस कर रही थी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज पे, और ये कोविड के दौरान अलाउड भी किया था, लैटिट्यूड दे दिया था हमें, हालांकि हमारे प्रोग्राम में बहुत स्ट्रिक्ट वो गवर्नमेंट ने BISP और दूसरे प्रोग्राम के थ्रू काफी डिस्बर्समेंट की, लोन्स बड़े डिस्बर्स चीपर किए, आप क्रेडिट दिया गया चीपर सस्ते, उस वजह से ये ग्रोथ। लेकिन अब जो लग रहा है, हमारी जो लोगों से बात हो रही है, अंडरस्टैंडिंग जो हमें हो रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बैकग्राउंड डिस्कशन में जो उन लोगों से अंडरस्टैंडिंग हो रही है सीनियर ऑफिशियल से, वो कह रहे हैं अगर हम IMF के प्रोग्राम में जा रहे हैं तो हमें जो है which is actually a given, because जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने ये हमें ताहिर अमीन साहब अभी लेटर बताएंगे, बट उन्होंने कहा है ऑल रोड्स लीड टू IMF। तो उसमें वो कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी जो है वो दोनों जो होंगे। मॉनेटरी पॉलिसी का तो अभी जो उन्होंने पॉलिसी रेट इंक्रीज किया है 13.75%, जो इवन 2019 से भी हाईएस्ट पे है, उधर उस वक्त 13.25 था, और वो उस पे कितनी शोर मचाता फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग बोरोइंग सेक्टर, उनकी क्रेडिट सारा बोरोइंग कॉस्ट इंक्रीज हो गई जी। तो अभी ये सिर्फ 13.75 नहीं, एक्सपेक्टेड ये है कि इससे भी और इंक्रीज आने वाले दिनों में होगा। और डॉलर रुपी पैरिटी कम थी, इस वक्त अब 197 से ऊपर है, 197 की, और इनके पास कोई रिसोर्सेज भी नहीं है कि उसको किसी तरह रुपए को स्ट्रेंथन कर सकें, इंटरवेंशन नहीं कर सकते मार्केट में। सारी सूरत अब जो डिपेंड तो ये करता है कि हमें बजट में बड़ी सूरत वाज़ेह हो जाएगी क्या, लेकिन ओवरऑल ये फीलिंग और अंडरस्टैंडिंग सबको यही है कि हम कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी और कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी भी जिसकी वजह से ग्रोथ, यानी कि टैक्सेस बढ़ेंगे जी, अब जिसकी वजह से ग्रोथ आप कह रहे हैं कि जो 6% थी इसका हाफ भी रह जाए, 3% भी हो जाए तो बड़ी बात है। बट इफ यू रिमेम्बर इन 2019 जो डिस्काउंट रेट था वो 13.25 था, जैसे आपने कहा, जो डॉलर रुपी पैरिटी मुझे याद नहीं है, बट इट वाज सर्टेनली लेस देन 160 से के करीब शायद थी, 160 के करीब थी शायद, और एट द सेम टाइम वो जो टैक्स का जो टारगेट था वो बहुत ज्यादा था, बट the projected growth rate by the fund and by the in the budget was 1.5%. So आप अगर 2-3% भी हो जाए तो मेरा ख्याल में that would be good. Let's go to Suhail Sarfraz साहब, चीफ रिपोर्टर हैं बिजनेस रिकॉर्डर के. He is also the expert on tax. Fiscal policy जी क्या कॉन्ट्रैक्शनरी होगी? जी बिल्कुल, आप देखिए कि FBR का जो 6100 बिलियन का जो इस माली साल का टारगेट है, वो FBR का दावा था कि हम इसको अचीव कर लेंगे, लेकिन जो शॉर्टफॉल है वो तकरीबन 750 बिलियन आ रहा है, और एक महीने में शॉर्टफॉल फॉर 1 मंथ, वो एक महीने का जून इतना शॉर्टफॉल भी नहीं है, ये दे हैव टू मीट दैट टारगेट, राइट, टू गेट 6 पॉइंट। आप देखिए कि जो पिछले साल जो है वो जून में तकरीबन 571 बिलियन जो है कलेक्ट हुआ था। लेट्स अस्यूम दे कलेक्ट द 6.1 by 30th June. जी, अगर वो अचीव कर लेते हैं तो 7.2 ट्रिलियन जो नेक्स्ट ईयर का टारगेट है वो दे चुके हैं ये, राइट, they have discussed it with the fund. बिल्कुल ये दे चुके हैं, और उसके लिए जो है वो मेजर्स भी ये ले रहे हैं, उसके लिए इन्हें 18% से ज्यादा ग्रोथ चाहिए होगी, और इन रेवेन्यू जी।
Is that doable with 2 to 3% growth rate? Because वो भी तो linkage होता है ना. Is that doable? अब उसको उसमें आप ये देखिए कि इस वक्त जो है तकरीबन 750 बिलियन का जो है वो इन्होंने जून में अचीव करना है. अगर ये अचीव कर लेते हैं तो अगले साल 7.2 ट्रिलियन के लिए 18% से ज्यादा ग्रोथ चाहिए होगी. और इस इन रेवेन्यू और इस ग्रोथ के लिए जो है वो इस वक्त सबसे पहले पर्सनल इनकम टैक्स पे फोकस किया जा रहा है. और उसमें जो बहुत हाई जो स्लैब वाले जो सैलरीड अर्नर हैं उन पे जो है वो टैक्स की प्रपोजल है. उसके अलावा Which is supported by the fund. जी बिल्कुल इसको सपोर्ट कर रहे हैं. But not by Pakistan, not by Miftah Ismail and जी not by बिल्कुल उस पे इनका जो है वो शायद डिसएग्रीमेंट है. लेकिन बाकी जो मैयर्स आप देखें कि इस वक्त ये क्या कह रहे हैं कि उसकी जगह हम क्या कर लेंगे? ये कह रहे हैं कि हम जो बहुत ज्यादा रेवेन्यू अर्नर वाले जो सेक्टर्स हैं जैसे एडिबल ऑयल है, स्टील है. बट एडिबल ऑयल तो आप इंपोर्ट करते हैं. जी लेकिन उसके बाद जो यहाँ पे घी कुकिंग ऑयल मैन्युफैक्चरर्स है उसमें बहुत ज्यादा टैक्स चोरी है. तो उसको रोकने के लिए उनके प्रॉफिट्स इनकम के ऊपर चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो स्टील सेक्टर हो, चाहे एडिबल ऑयल हो, टोबैको और बेवरेजेस, इन सब के ऊपर जो एक खास जो है वो या तो विंडफॉल लेवी लाई जाएगी जिसका रेट जो है 1%, 2%, अभी वो फाइनल नहीं. वन क्वेश्चन सुहेल साहब, अगर ये टैक्सेस लगाते हैं ऑन बैंकिंग सेक्टर, ऑन एडिबल ऑयल सेक्टर, ऑन उनके प्रॉफिट्स कम करते हैं, तो व्हाट इज व्हाई वुड दे नॉट पास इट ऑन टू द कंज्यूमर्स? ये बिल्कुल ऐसा तो ये तो फिर इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा. जो फंड कह रहा है कि अगर आप सैलरी क्लास को बढ़ाएं, दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट अ डायरेक्ट टैक्स व्हिच इज ऑन इनकम. यही सबसे बड़ा मसला इस वक्त एफबीआर को आ रहा है. द अदर क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू इज कि क्या ये जो गवर्नमेंट है वो जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं जो कि मेरे ख्याल में खान साहब की एडमिनिस्ट्रेशन ने, शौकत तरीन साहब ने शुरू किया था कि और वो डेटा भी शेयरिंग हो रही थी, उसका कहाँ तक पहुंचा है आपका ख्याल? देखिए वो एफबीआर ने एक जो है वेब पोर्टल भी बना दिया था, नादरा के साथ डेटा शेयरिंग भी हो गई. लेकिन ये जो पूरा पॉलिटिकल जो क्राइसिस हुआ वो पूरे का पूरा प्रोजेक्ट ही जो है वो बंद हो गया है. और हालांकि और वो सबसे बड़ा जो है वो शौकत तरीन साहब का जो क्लेम था कि ये ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस का सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट होगा जिसके ऊपर काम मुकम्मल तौर पे एफबीआर में रुक चुका है. मगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये जो है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को लाना, ये तो जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट थे तब से नहीं ट्राई कर रहे हैं. बिल्कुल और वो कहते हैं फिर कुछ ना कुछ हो जाता है. मतलब है कि ये लीड टॉक अबाउट लीड कैप्चर, दिस इज नॉट वर्किंग. खवातीन हज़रात, नाउ वी विल गो टू मुश्ताक घुमन साहब. वो पावर सेक्टर करते हैं. एज वी ऑल नो आजकल लोड शेडिंग भी बहुत ज्यादा है और जो IMF की जो कंडीशंस हैं स्पेसिफिक रेफरेंस टू द सर्कुलर डेट and to the borrowing to the tariffs, उस पे बहुत ही सख्त कंडीशंस हैं जो आपके मेरे जैसे लोग जो कंज्यूमर्स हैं उन पे बहुत ही मैसिव इम्पैक्ट होना है. जी घुमन साहब. देखिए जो पावर सेक्टर है वो पिछले हुकूमत में भी जो था वो कंट्रोल में नहीं था, मतलब वो ना मैनेज कर सके, और जो नई हुकूमत आई है ये भी मैनेज अभी तक नहीं कर सके. और उसमें जो था जो कंडीशंस उन्होंने पहले रखी हुई थी IMF ने, जो इन्होंने पूरी नहीं की थी बल्कि उल्टा कर दिया था कि 5 रुपए जो था वो सब्सिडी दे दी थी साबिक वज़ीर इमरान खान साहब ने. तो उस पर IMF वाले सख्त नाराज थे, वर्ल्ड बैंक वाले भी नाराज थे. तो अब इन्होंने जो थी उन्होंने कहा था कि अगर आप जो है अगले साल के लिए जो प्री कंडीशंस है वो अगर आप पूरी करेंगे तो ही आगे बात बढ़ेगी. तो अब इन्होंने उस पर एक तो टैरिफ बढ़ा दिया है कोई 8 रुपए के करीब पर यूनिट, जो बेस 7.91 आपकी स्टोरी थी, राइट? जी, ये मैसिव है. और अगर इसमें आप टैक्सेस भी पर यूनिट है, और अगर इसमें आप दूसरे टैक्सेस और सरचार्जेस ऐड कर लें तो ये तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि ये 12 रुपए के करीब बन जाएगा, 11-12 रुपए. एंड दिस इज फॉर विच मंथ्स? ये जुलाई से अभी इन्होंने नेपरा ने डिटरमिन किया है, और वो जुलाई से अभी ये जो है पावर डिवीजन जो है वो एक समरी बनाएगी और लेके जाएगी. नोटिफिकेशन अभी नहीं हुआ आप कह रहे हो, राइट? कैबिनेट जो है वो अप्रूवल देगी तो जुलाई नेक्स्ट ईयर से ये शुरू होगा. ठीक है. एक तो ये है. दूसरा ये कि जो था वो इस वक्त जो क्राइसिस है, मेन क्राइसिस ये है कि हुकूमत के पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है फ्यूल खरीदने के लिए. सही. और फ्यूल की जो प्राइसेस हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें कोल है वो कोई 550% के करीब बढ़ गई हैं. कोई इस तरह ही जो फर्नेस ऑयल है वो 200-250% है, LNG 150% है.
تو وہ جو خریدنا تو یہ چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو کوئی ریلیف دے سکے, مگر پیسے نہیں ہیں حکومت کے پاس. اس لیے we'll take a short break here. We'll come back. Please complete your thought, Goman Sahab. Stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. جی گومن صاحب, آپ نے دو چیزیں بتائیں. ایک تو یہ ہے کہ پرفارمنس جو ہے سیکٹر کی, پاور سیکٹر کی, امپروو نہیں ہوئی. دوسرا وہ جو نارمل اونس ہے ٹو پاس آن دا بک ٹو دا کنزیومرز وہ جاری ہے. اور تیسرا آپ نے کہا کہ باہر جو انٹرنیشنل پرائسز ہیں فیول کی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. ون کوشچن, جو 6th ریویو میں جو انہوں نے پلیجز کیے تھے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ 6th ریویو جو تھا وہ سائن ہو گیا تھا ارلی فیبروری میں, اس وقت تک تو میرے خیال میں یوکرین اور رشیا کی وار شروع نہیں ہوئی تھی. جی اس وقت نہیں ہوئی تھی, اور یہ پروجیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ سسٹم جو ہے وہ صحیح اس طرح سٹریم لائن ہو جائے گا, مگر اچانک ایسا ہی ہو گیا کہ سارے کا سارا ہی جو ہے وہ انٹرنیشنل سینیریو چینج ہو گیا, جس کی وجہ سے اب ان کے پاس اگر اس وقت کیپیسٹی اویلیبل ہے, پلانٹس اویلیبل ہے, فیول نہیں ہے, اور فیول نہ ہونے پیسے نہیں ہیں, جی پیسے نہیں ہے, اور جس کی وجہ سے تقریباً 9,000 کے قریب میگا واٹ بجلی موجود ہے, کارخانے تیار ہیں, مگر وہ چلا نہیں پا رہے, جس کی وجہ سے یہ شارٹ فال جو ہے وہ کنزیومرز پہ اس کو لوڈ شیڈنگ کی شکل میں آسان ہو رہا ہے, جس میں 3,000 کے قریب یا 4,000 کے قریب آپ کہہ سکتے ہیں کہ عام کنزیومرز پہ, اور باقی جہاں پہ لاسز بہت زیادہ ہیں, جہاں جیسے کے پی کے وہ ریونیو بیسڈ لوڈ شیڈنگ جو ہوتی ہے. جی ریونیو بیسڈ لوڈ شیڈنگ ہے. اچھا, ایک تو ان کا یہ ایشو ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ چونکہ بجٹ آ رہا ہے تو سبسڈی بھی یہ مانگ رہے ہیں. تو میری کسی فیشر سے بات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی جو 15% انکریز جو پچھلے سال انہوں نے کوئی ٹی ڈی ایس ٹریڈ سبسڈی دی تھی, کوئی 190 ارب کے قریب تھی, تو اس میں 15% کا اضافہ جو ہے وہ ہمیں مل جائے گا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں چاہیے کتنی, کیونکہ جب یہ ٹیرف کی پٹیشن جو ابھی جو ڈٹرمن کی ہے نیپرا نے وہ آتی ہے تو حکومت بڑھاتی کتنا ہے. ہاں, بیکاز نوٹیفائی جب تک نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا. ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک دیٹ جو سبسڈی یہ مانگ بھی رہے ہیں, دیٹ از اندر IMF کنڈیشن کے سبسڈیز جو ہیں وہ زیادہ آپ نے نہیں کرنی ہے, ٹارگیٹڈ کرنی ہے. ویل ٹاک اباؤٹ ٹارگیٹڈ سبسڈیز ویدر دے ہیو دا میکنزم ٹو ڈو دیٹ. اور فائنلی جو سی پیک جو ہے چائنا پاکستان پہ اکنامک کوریڈور کے جو پروجیکٹس ہیں پاور سیکٹر کے, وہ میرے خیال میں آپ نے ریسنٹلی وہ کہا تھا کہ وہ اس کی جو کانٹریکچوئل آبلیگیشنز بھی پوری نہیں ہوئی ہیں. اینڈ کتنے بلین رہ گئے ہیں جو ان کو پے کرنے؟ ان کے کوئی اس وقت تک ان کے جو آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوز ہیں وہ تقریباً 350 بلین کے قریب ہیں. That's a lot. And true کہ وہ جو پروجیکٹس تھے وہ they were take and pay not or pay, right? مطلب ہے کہ اگر آپ خریدو یا نہ خریدو کیپیسٹی چارجز دینے ہیں. And this agreement was signed on the basis کہ کوئی اور آنے کو تیار نہیں تھا. Am I right? جی بالکل ایسے ہی ہے. اب جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے ڈائریکٹ کیا ہے اس کو, پاور ڈویژن کو اور فائنانس ڈویژن کو, آپ کے ان کو بلا کے چائنیز IPP کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں, اور اس جو پیمنٹ ہے اس کو سٹیگر کریں, کیونکہ یہ دے نہیں پا رہے, پیسے اتنے ہے ہی نہیں ان کے پاس کہ ان کو آپ پیمنٹ کر سکتے ہو. اس طرح کا کوئی میکانزم بنائیں گے. ابھی میٹنگ ہوئی نہیں ہے ان کے ساتھ, اگر وہ ہوگی تو پھر کوئی پتہ چلے گا. But the Chinese are normally very reluctant to make too many adjustments. Anyway, let's go to وسیم اقبال صاحب, یہ پیٹرولیم سیکٹر کرتے ہیں. جی ادھر کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی جیسے آپ کو پتا ہے کہ 6 دن کے اندر تقریباً 60 روپے جو ہے ڈیزل کی, اور مطلب 2 فیزز میں کیا تھا انہوں نے, اور اس کا گیپ صرف 6 دن تھا. دے شوڈ آتے ہی کر دیتے تو پھر لوگوں کو زیادہ ایڈجسٹمنٹ کی وہ ذرا ٹائم مل جاتا. بٹ یا دیٹ واز ناٹ اے سینسیبل, ایون اے سینسیبل پولیٹیکل ڈیسیژن. بٹ اینی وے جی, تو اس میں یہ تھا کہ HSD جو ہے ڈیزل ہے اور پیٹرول 30 روپے جو ہے اس کی قیمت میں جی وہ تو بڑھا دیا تھا. and they've tried to cut down all subsidies. Now what do you project in future کے اندر جو ہے اب جو پروجیکشنز ہیں ان کی
ये जो बजट आ रहा है उसके अंदर जो पेट्रोलियम लेवी है इस साल जो उन्होंने रखा था 610 बिलियन, तो मार्च तक तकरीबन 125 बिलियन के करीब जो है ये कलेक्ट हुआ है। तो बाकी जो वो जीरो रह गया जो कर उसमें दिया था जी, वो इतनी ज्यादा प्राइसेस बढ़ गई थी, बल्कि ऊपर से सब्सिडीज देनी शुरू कर दी थी। एग्जैक्टली अब सब्सिडी जो विड्रॉ कर रहे हैं, तो अब उसमें जो है पीएल का टारगेट जो है वो रखने की कोई गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है जी। जो मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं कि तकरीबन कोई 400 अरब रुपए की जो है ना ये पीएल रखने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ये इस पे कोई कंफर्म नहीं हुआ। दैट विल बी वेरी पॉलिटिकली चैलेंजिंग, राइट? जी, और दूसरा इशू जो गैस का आ रहा है, वेटेड एवरेज गैस प्राइस जो है इसकी काफी अच्छे से जो है बातचीत हो रही है, लेकिन ये है कि इसको अभी तक एक्सप्लेन करें हमारे व्यूअर्स के लिए कि जो हीट कंटेंट जो लोकल और डोमेस्टिक जो आप ले रहे हैं फ्यूल, उसकी प्राइस एक होनी चाहिए। एक होनी चाहिए क्योंकि एलएनजी की प्राइस जो है इस टाइम तकरीबन बट फॉर दैट द प्रोविंसेस आर नॉट एग्रीड, राइट? सिंध इज नॉट एग्रीड एंड केपीके जहां से गैस होती है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जो जहां गैस निकले वहीं उसकी फर्स्ट वो होगी प्रायोरिटी। So they need a council of common interest meeting and they need to decide on that. जी बिल्कुल immediately if they can, but it's a tough thorny issue और केपीके तो बिल्कुल नहीं मानेगा। I'll come to ताहिर साहब। ताहिर साहब, इतनी ज्यादा इनकी कॉस्ट्स हैं, इतनी ज्यादा, आपको पता है कि जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो 9.72 बिलियन रह गए हैं। आपसे है कि is there any other way but the fund? एक बात है कि पाकिस्तान की जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसकी तरफ फाइनेंस मिनिस्टर इस्माइल साहब ने भी इशारा किया है। जब ये गवर्नमेंट आई तो उस टाइम हमारी जो पाकिस्तान की जो डॉलर 11-12 को अप्रैल को शायद आए थे और 19 को ओथ लिया था तो ये 70 सेंट पे ट्रेडिंग कर रहे थे, लेकिन अब ये कम हो गए। पाकिस्तान बॉन्ड्स थे, दे वर सेलिंग एट 70 सेंट्स टू द डॉलर, अब ये 65 पे आ गए। 65 तो यानी कि 5-6 हफ्ते में and the responsibility for this can't be passed on to the Khan administration. It has to be because of their delay. ये इस गवर्नमेंट का है सारा कसूर। और क्या कहा था मिफ्ता साहब ने, इसका मतलब है कि ना तो हम सुकूक इशू कर सकते हैं और ना जो कमर्शियल बैंक से फॉरेन उनसे भी नहीं कर सकते, लेकिन ये बात है कि it will be prohibitively expensive. बिल्कुल जी, और यही वजह है कि मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज जो रेटिंग एजेंसी है उसने भी पाकिस्तान के जो आउटलुक है उसको डिग्रेड किया, डाउनग्रेड किया है, और यही रीजन बताई जा रही है कि स्टेबल टू नेगेटिव, और रीजन यही बताई जा रही है कि जो सिक्योरिंग लोन्स है वो वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। unless they agree to the fund. फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना है कि हमें अगले साल के लिए तकरीबन 36 से 37 बिलियन डॉलर की रिक्वायरमेंट है और इसमें से हमने 21 बिलियन डॉलर जो कि वो रीपेमेंट करनी है, लेकिन बाकी जो 15 to 16 बिलियन डॉलर है वो बजट सपोर्ट के लिए लेने हैं। और ये सारा बजट है। व्हाट अबाउट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? इसमें से 4 से 5 बिलियन डॉलर ये फॉरेन इसी के लिए रख ले, लेकिन यही है कि सारा जो जिस तरह आपने कहा कि सारा ये IMF प्रोग्राम पे है, अगर IMF प्रोग्राम में चले गए तो ये पॉसिबल है, और अदरवाइज इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल है। यू गेट चीपर क्रेडिट एंड वो लेवल ऑफ कंफर्ट लेवल आ जाता है सब में। जी, इन्फ्लेशन जी, इस वक्त जो इन्फ्लेशन की सूरत हाल है मार्केट में, जब ये हुकूमत आई थी तो लोगों को CPI जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 13.8 जो है वो आपके पिछले महीने का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। फ्राइडे को जो आया है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, उसमें 2% बढ़ा है। हाउ मच इज इट नाउ, डू यू नो? अब ये वीकली बेसिस पे देख ले तो 2% इंक्रीज आई है, 2% वीकली बेसिस पे आई है, और जो है जो मई का जो है उसमें 13.8% है। जी, अब आजाद जो माशी माहरीन है उनके मुताबिक तो इन्फ्लेशन जो है कुछ 6 पॉइंट मजीद इजाफा होगा आफ्टर दिस पेट्रोलियम जो पेट्रोल की कीमतें ऊपर गई हैं और जो रुपए की वैल्यू जो बिल्कुल गिर रही है, डॉलर के मुकाबले में गिर गई है। ये जो शहबाज हुकूमत है तो इससे लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि ये चूंकि नहीं उम्मीदें तो हम सबको हर गवर्नमेंट से होती हैं, बट द प्रॉब्लम इज दैट देयर इज नॉट बीन एनी मेजर इनिशिएटिव टेकन अदर देन सब्सिडीज, और जब सब्सिडीज देंगे वो और पैसे खर्च रहे होंगे तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, बिकॉज देयर इज मोर मनी इन सर्कुलेशन देन देयर इज बैक्ड बाय प्रोडक्टिविटी। तो ये इनको करंट एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा। I have to take a short break here. Please stay with us if you can.
वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन. अब हम जाएंगे नवीद भट्ट साहब के पास जो कि करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स. जी भट्ट साहब, व्हाट इज हैपनिंग इन दैट मिनिस्ट्री? देखिए जी, जितनी भी हुकूमतें आई हैं वो पीएसटी डेवलपमेंट बजट जो है वो सियासी बुनियादों पर रखती है और इस बजट को बढ़ा चढ़ा कर पेश करती हैं. और बहुत से प्रोजेक्ट सियासी बुनियादों पर भी होते हैं. तो इतना वो बाद में वो रिलीज नहीं कर सकते. मसलन पिछली हुकूमत पीटीआई ने 900 बिलियन रखे थे और उसमें से वो कम करके तकरीबन जो है वो 500 बिलियन जो है वो रह गए हैं. और ये जो मिनिस्टर आया है एहसन इकबाल जो अभी नई हुकूमत आई है, उन्होंने कहा है कि 500 बिलियन में भी हमें लास्ट क्वार्टर में जो रिलीज करने के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं है. तो बहुत सा डेवलपमेंट बजट का पैसा जो है वो सब्सिडी में भी जो है वो चला गया है. और अभी भी जो ऑथराइजेशन थी उसकी 603.5 थी, लेकिन 466.3 बिलियन जो है अभी तक इन्होंने रिलीज किया है. और नेक्स्ट जो एहसन इकबाल ने कहा है कि नेक्स्ट जो बजट है 2022-23 की बात करें वो 700 बिलियन के करीब जो है वो कहते हैं वो रखा जाएगा. और इसमें बहुत सी हुकूमतों में बजट तो बढ़ा चढ़ा कर पेश कर देती है, फिर बाद में वो पीएसडीबी को रिव्यू भी करते हैं, बाद में प्रोजेक्ट निकालते भी हैं ताकि वो पैसे उतने उनके पास होते नहीं हैं ताकि उसकी जो है वो उसको कम किया जाए. बट इस दफा तो भट्ट साहब बहुत ही कम पैसे हैं, तो इनको सिर्फ जो कि लास्ट स्टेजेस पे जो हैं प्रोजेक्ट्स जो कि नियर कंप्लीशन है सिर्फ उन्हीं पे करना चाहिए. आई विल कम नाउ टू सिकंदर साहब, सरदार सिकंदर शाहीन साहब. बताइएगा सिकंदर साहब के बेनजीर इनकम support program was a flagship project. It started with PPP government. It went on all this time. मतलब है कि जो भी गवर्नमेंट आई है उन्होंने इस पे बढ़ाया ही है, कम नहीं किया. जी बिल्कुल, ये 2008 से ऑनवर्ड हमने देखा है कि इस प्रोग्राम को बढ़ाया गया है और तमाम गवर्नमेंट्स ने इसमें इन्वेस्टमेंट की है. लेकिन और वाइडन भी करते रहे, राइट? पहले डिसबर्समेंट सिर्फ थी टू द नीडी, उसके बाद फिर उन्होंने वो एजुकेशन को किया, हेल्थ को किया, इस किस्म के और एक्सपेंशन होती रही है, राइट? जी, ये एक मल्टी फेसेटेड वेलफेयर प्रोग्राम है और तमाम गवर्नमेंट्स ने इस पर सपोर्टेड बाय अ लॉट ऑफ द इंटरनेशनल डोनर्स. जी बिल्कुल. लेकिन ये हमने देखा है कि ये जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी खान साहब की, इन्होंने जिस तरह इसको बढ़ाया है, जब ये आए थे 120 बिलियन इसका बजट था, उसको 260 बिलियन पे ले गए, मोर देन 100% उसको इंक्रीज किया. Sir, do you think this had something to do with the fact कि पेंडेमिक भी आ गया था, there was a need for this more? ये भी हो सकता है. जी, पेंडेमिक के चैलेंजेस थे लेकिन साथ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी थे और उन्होंने उसको जो जिस तरह से सानिया निश्तर ने उसको जो है वो डील किया कि मुख्तलिफ इदारों ने वर्ल्ड वाइड यूएन से लेके और बहुत से इदारों ने उसको अप्रिशिएट किया, रिकॉग्नाइज किया. फिर अभी भी मेरा ख्याल में खान साहब की कैबिनेट में शी वाज वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग. जी बिल्कुल, नो डाउट उसमें उनकी बहुत आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस थी और उन्होंने जिस तरह से उसको चलाया है और एक्सपेंड किया. लेकिन एक्सपेंड भी किया और वो जो थे जो इलीगली उस प्रोग्राम में थे उनको निकाला भी. 8,50,126 लोग, 8.5 लाख लोगों को उन्होंने बड़ा एक कम्प्रीहेंसिव NSER सर्वे था, नेशनल सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री सर्वे नादरा से ये करवाया गया और उसके तहत बड़े ही कैलकुलेटेड और मेथोडोलॉजिकल अंदाज में उन्होंने जो अनडिजर्विंग बेनिफिशियरीज थे उनको निकाला गया. लेकिन अभी ये खबरें आ रही हैं कि जो इसका मैकेनिज्म कोई चेंज किया जाएगा पेमेंट्स का और जो है ये जरा मुश्किल लगता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड. जी बट सिकंदर साहब, आपको ये हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें वो जो फरजाना राजा थी जो पहली थी बिस्प की चेयरमैन, उन्होंने भी कोशिश की थी कि पार्लियामेंटेरियंस के थ्रू जाए और इट बिकम्स अ पॉलिटिकल टूल, बट वो डोनर्स ने उस पे कबाश कर दिया था. नेक्स्ट ईयर आप क्या समझ रहे हैं, कितना दे सकेंगे? जी, ये तो अभी तो जनवरी टू जून तक जो पेमेंट साइकिल है वो तो पिछली गवर्नमेंट ने पेमेंट ड्यूज क्लियर कर दिए. 260 बिलियन का इन्होंने बजट रखा था, 200 अरब से बढ़ाया था. नेक्स्ट ईयर की मैं बात कर रही हूं. नेक्स्ट ईयर के लिए अब जो नई गवर्नमेंट पे प्रेशर होगा कि इसको
बढ़ाएं, क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि IMF भी इसको पूरा सपोर्ट करती है। वो कह रहे हैं टारगेट इसको स्ट्रीमलाइन करें, टारगेटेड सब्सिडीज दें, डिजर्विंग लोगों को रीच आउट करें। जिस तरह पेट्रोलियम के प्राइसेस को रिलीफ मिला था, ये नहीं कि सबको मिले, सिर्फ टारगेट को मिले। ठीक है जी, आई विल कम नाउ टू नुसरत नजर, ये डिफेंस करती हैं जी। नुसरत, व्हाट हैज हैपेंड टू द डिफेंस, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट ऑफ द डिफेंस बजट? जो करंट ईयर का 21-22 का डिफेंस बजट था वो था 1.37 ट्रिलियन, जो कि टोटल एक्सपेंडिचर के 16% है और करंट एक्सपेंडिचर के 18% है, और इसमें जो पेंशन है वो इन्वॉल्व नहीं है, जो कि 360 बिलियन है। अगर वो भी जी, और वो भी अगर इंक्लूड कर दें तो ये तकरीबन 23% ऑफ करंट एक्सपेंडिचर बन जाता है। अभी रिसेंटली क्योंकि टेररिज्म वेव में इंक्रीज देखा गया है, तो मिलिट्री आई एम श्योर कि वो उसमें काफी ज्यादा उन्होंने एक्सपेंडिचर्स वगैरह भी रिसेंटली जो किए हैं, उसकी वजह से उनको काफी बजट भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जो डील विद टेरर अटैक्स बिकॉज़ दे हैव रियली इंक्रीज्ड। जी, हम पूछेंगे तूरी साहब से कि अभी रिसेंटली उन्होंने 84 टैंक्स लिए हैं, इसके अलावा जो J-10C उन्होंने लिए हैं, ये फाइटर जेट्स हैं, और नेवल शिप्स उन्होंने अभी ले रहे हैं, अभी आनी है यहाँ पे। जी, ये कॉम्बैक्ट जो एक्टिविटीज होती हैं या फिर किसी किस्म के ऑपरेशंस वगैरह में ये यूज होते हैं। तो ये इन लोगों ने जो एक्सपेंडिचर किए हैं काफी ह्यूज हैं। तो इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो मिलिट्री रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जा रही है, उसमें लॉजिस्टिक्स की रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, और सबसे ज्यादा जो है नेक्स्ट ईयर का ये है कि तकरीबन एक्सपेक्टेड है कि 10 to 15% ये इंक्रीज करेगा टू मीट ऑल दिस 19% है, उससे फिर भी ये पेंशन्स के यही कहा है कि अभी तक जो है वो कोई इस तरह से नहीं आया कि इसको कम की जाएंगी या मैनेज की जाएंगी, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि उसमें भी इंक्रीज 15% के करीब दे आर कंसीडरिंग इट। आई विल कम फाइनली टू तूरी साहब, अली हुसैन तूरी साहब, हमारा टेररिज्म के करते हैं क्या जी, टेररिज्म की क्या सिचुएशन है? अच्छा, दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं साल के शुरू में जो 4-5 जो महीने हैं उनमें काफी उसमें सर्ज नजर आया है। जैसे मतलब शुरू के 4 महीनों में हमने जब अपने डाटा जो कलेक्ट की है वो तकरीबन 50 से ऊपर के जो हैं दहशतगर्दी के वाकयात हो चुके हैं, जिसमें तकरीबन 300 से ज्यादा के कैजुअल्टीज भी हो चुके हैं। लेकिन ये जो मई लास्ट का जो और ये जो जून अभी जो शुरुआत है, इसमें चूंकि काबुल में आपको पता है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ, हमारे अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ अफगान तालिबान, हाँ जी। तो एक हमारा आपको पता है कि वक्त भी गया था काबुल में, 50 रुकनी एक वक्त था ट्राइबल एल्डर्स का, जिसमें पार्लियामेंटेरियंस भी शामिल थे, कुछ एक्स पार्लियामेंटेरियंस थे। उनके सुनने में जो आया है, जो TTP ने भी तकरीबन जो अपने वो आखिरी तक जो स्टेटमेंट्स इशू किए हैं, वो कहता है कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिस किस्म के जो डिमांड्स आ रहे हैं वहाँ से, जैसे वो शरिया लॉ की जो बात कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में लगाए हमारा वर्जन, हाँ, या मतलब पाकिस्तान में या कम से कम उन इलाकों में जहाँ पे हमारी असर और रसूख है, और फाटक की जो मर्जर हुआ है उसको रिवर्स, किस्म के अगर ये नहीं होते एक्सेप्टेबल बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दिस विल बी अ चैलेंज। ख़वातीन हज़रात, आपने सुना कि जो बजट आ रहा है वो बहुत ही टफ होगा, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज होंगी, इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ेगी, ग्रोथ रेट जो है वो कम होगा, और बिकॉज जो कि हमें नुज़रत ने और तूरी साहब ने बताया है अबाउट टेररिज्म एंड द थ्रेट ऑफ टेररिज्म, वो एक पैरेलल एक है चीज जो दोबारा हमारे साथ शायद रहे। होपफुली वी कैन रीच एन एग्रीमेंट विद TTP, बट इट सीम्स डिफिकल्ट, इट सीम्स लाइक अ चैलेंज, बिकॉज उनकी डिमांड्स जो हैं वो कोई भी गवर्नमेंट मेरे ख्याल में आसानी से कबूल नहीं कर सकती। और जो कटौती है, जिस तरह हमें भट्ट साहब ने कहा, वो PSDP यानी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में आएगी, विच इज वन ऑफ द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ग्रोथ। और BISP जो है, आई थिंक दैट विल रिमेन one of the major focus of this
government like it was of the previous Khan government, کیونکہ وہی ایک طریقہ ہے جس سے وہ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ we are pro poor. بہت مشکلات ہیں, بہت جو ہماری جو middle class ہے وہ a lot of them will be pushed into lower middle class to poor to poverty levels because of this fund program. But اس کے بغیر as طاہر امین said چارہ بھی نہیں ہے, کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی یہی کہا ہے, all roads lead to IMF. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ, خدا حافظ.